हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग वांटेड फैक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। वहां पर हम लोगों ने वांटेड फैक्टर 3 केसेस में देखा था। पहला था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, यानी कि वैद्युत अन अपघट्य के केस में। ठीक। दूसरा हम लोग देखे थे एसोसिएशन के केस में, यानी कि संयोजन के केस में। ठीक है। और तीसरा हम लोग देखे थे इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन के केस में। ठीक है। तो वांटेड फैक्टर किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। वांटेड फैक्टर क्या है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी विलयन के प्रायोगिक अनुसंख्या गुण तथा उसका समान अनुसंख्या गुण के अनुपात को वांटेड फैक्टर यानी कि आई कहते हैं। ठीक है। और इस डेफिनेशन को एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि विलय की सामान्य मूलर द्रव्यमान बटा विलय की प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, वांटेड फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ से अब इसके बाद हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला केस समझते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले एसोसिएशन वाला समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो पहला हम लोग लिख दिए यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो भी कंपाउंड होगा वो उसी फॉर्म में रह जाएगा, यानी कि वहाँ से कौन का ना डिसोसिएशन होगा, यानी ना ये टूटेगा और ना ही ये जुटेगा। यानी ए बी था और विलाय के अंदर भी क्या है, ए बी ही है, यानी एक कण डाले और एक कण ही विलाय के अंदर है, यानी इसका n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और i का भी वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है। यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में i का वैल्यू याद रखिएगा हमेशा 1 होता है। कितना होता है बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में i का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो इसको नोट करो। हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जिसका i का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ कुछ वैसे कंपाउंड्स के बारे में जो जिसका वांटेड गुणांक हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो इसको नोट कर लो और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नोट कर लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि जिसका i का वैल्यू कितना होता है, जिसका i का वैल्यू हमेशा कितना होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है। जैसे मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूँ। यूरिया का नाम सुने होंगे, यूरिया। इसको आप जल में डालोगे ना तो ये आयनित नहीं होता है, ये आयन में नहीं बदलता है। यानी 1 गो डालोगे तो 1 गो रह जाएगा, 5 गो डालोगे, बाहर से 5 को गिन कर डालोगे तो अंदर भी जाकर 5 ही गो रहेगा। ठीक है। ये कहने का मतलब यही है कि ये आयनित नहीं होता है, आयन्स के रूप में ये नहीं टूटता है, जिसके कारण इसका i का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज को भी आप वाटर में डाल दोगे तो ये आयनित नहीं होता है, ना ही ये टूटता है और ना ही ये एसोसिएट होता है, दैट मीन्स कि ये जुटता है। ठीक है। यूरिया और ग्लूकोज ना ही ये जल के अंदर या फिर मैं कहूँ कि सॉल्वेंट के अंदर जाकर ना ही ये टूटता है और ना ही ये क्या जुटता है। ठीक है। तो इसके लिए i का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के केस में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और उसका कुछ उदाहरण लेकर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है। तो दूसरा मैं लिखता हूँ डिसोसिएशन के केस के लिए। ठीक है। एक काम करते हैं, डिसोसिएशन के केस से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप लोग जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो फार्मूला पढ़े हैं ना जी। ठीक है। तो देखो वो जो जितना भी फार्मूला पढ़े हैं, यानी कि रुको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर से, इसको नोट कर लिए, नोट कर लो और मैं बताता हूँ फिर से। ठीक है। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दिया है और उसका ये क्या है, इक्वेशन आया था, आपको याद भी होगा, ये चारों के चारों आपको याद होगा। ठीक है। देखो बाबू, होता क्या है कि ये जितना भी अभी फार्मूला हम लोग ये पहले के लेक्चर में जितना भी ये फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये तभी लागू होगा जब आपका विलय क्या होगा, वैद्युत अन अपघट्य होगा, यानी कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पर
ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि कणों की संख्या कितना है, ठीक है, विलय की कणों की संख्या कितना है, ठीक है। अगर विलय की कणों की संख्या अगर विलायक के अंदर डालने पर गड़बड़ा जा रहा है तो ये चारों अनुसंख्या गुणधर्म भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये सब चारों फार्मूला जो कि हम पहले पढ़े हुए हैं ये तभी लागू होगा जब आपका विलय वैद्युत अनपघट्य होगा। देखिएगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आगे के लेक्चर में, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखिएगा क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा कि वैद्युत अनपघट्य इतना डाले हैं। ये इसलिए कहता है ना बाबू कि आप इस फार्मूला को, यानी चारों जो फार्मूला आप लोग जो पहले पढ़े हुए हैं वो डायरेक्टली लग जाए, इसलिए वो वैद्युत अनपघट्य पहले ही बोल देता है। क्वेश्चन में तुम लोग देख रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है, ये बात ध्यान देना। वैद्युत अनपघट्य आ जाए तो ये चारों फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ज़रा रुकिए, अगर वैद्युत अनपघट्य नहीं बोले, मान लीजिए क्वेश्चन में वैद्युत अनपघट्य नहीं बोला है, आपको जो विलय पार्टिकल है, विलय का जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि वो आयनिक है। आप लोग तो देखने आता ही है, आयन का नाम याद होगा, आयन का नाम से आप लोग पता कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है। आप लोग बहुत तेज़ हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने तेज़ हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग आयन से नेम याद होगा, कुछ छोटा हंस भी रहा होगा कि हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम कितना पढ़ने में तेज़ हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बेवकूफ़ तो नहीं हो इतना, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग आयन का नाम याद होगा तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि विलय आयनिक है या नहीं है, ठीक है। अगर नॉन आयनिक होगा यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है। अगर बाय द वे नहीं बोला है तो मैं कुछ एग्जांपल दे ही दिया हूँ कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, ठीक है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो जिसे जल में डालने पर आयन के रूप में टूट जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं कि ऐसा विलय ले लूं जो जल में जाकर टूट जाए या फिर जाकर जुट जाए, तो उस केस में ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब ये फार्मूला गलत हो जाएगा तो बाबू तब कहोगे सर ये हम पढ़े किस लिए हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, ये गलत नहीं होगा, इसमें चूँकि कणों की संख्या घट या बढ़ जा रही है, ठीक है, तो अनुसंख्या गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, घट या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जितना गुना कणों की संख्या बढ़ जा रहा है उतना ही क्या करेंगे, सब अनुसंख्या गुणधर्मों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 1/2 फैक्टर से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर P0 माइनस P इक्वल टू एक्स विलय है तो यहाँ पर I इंटू एक्स विलय कर देंगे। यहाँ पर डेल्टा TV इक्वल टू I इंटू KB इंटू M कर देंगे। इसमें मतलब कि यहाँ सब में क्या करेंगे, सब में यहाँ पर भी I से गुना कर दिए, इसमें भी I से गुना, और इसमें भी I से गुना कर देंगे, और इसमें भी I से गुना कर देंगे। तो जैसे ही I से गुना कर देंगे तो ये सभी प्रकार के विलय के लिए क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं स्टडी करने जा रहा हूँ कि अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, मैं अभी यहाँ पर देखने वाला हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरा कैसे स्टार्ट करते हैं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, उसमें आपने क्या डाल दिया, विलायक डाल दिया, यानी कि मान लो कि आपने इसमें क्या डाल दिया, जल डाल दिया, ठीक है, वाटर, इसमें आपने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो कि इसमें नमक डालो, कितना नमक, एक NaCl डालो, कितना, एक NaCl डालो, कितने डाले हो, एक गो डाले हो। तो जब एक NaCl डाले हो तो आपके दिमाग में क्या है कि हम एक कण डाले हैं NaCl का, ठीक है, और आप उसके अनुसार क्या कर दिए, अनुसंख्यक गुणधर्म निकाल दिए। तो मान लीजिए कि आपका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया वैल्यू। ये आप थ्योरेटिकली याद कर लिए कि हम एक कण डाले हैं तो अनुसंख्यक गुणधर्म मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, मान लीजिए, मान ले रहे हैं। लेकिन ये जो आया है ये तो थ्योरेटिकली आया है, ये कैसा आया है, थ्योरेटिकली। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये कितना आ गया, 10। क्यों 10 आ गया, क्योंकि आप ना एगो NaCl डाले हैं, लेकिन एगो NaCl डाले होंगे तो ये जा करके 2 गो में बदल जाता होगा। कौन कौन में, Na+ और Cl
माइनस में, यानी कि थ्योरेटिकली वैल्यू आपका थ्योरेटिकली वैल्यू कितना था 5 और प्रैक्टिकली वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया ना, आया कि नहीं आया? 5 आना चाहिए लेकिन आया कितना 10, ठीक है। यानी कि अनुसंख्या गुणधर्म कौन की संख्या पर डिपेंड करता है। आप अगर डाले थे एक कौन विलायक के अंदर जाके 2 हो गया, तो इसीलिए हम लोग को वांछित फैक्टर जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो वांछित फैक्टर इक्वल टू बताया है, आई इक्वल टू क्या होता है प्रैक्टिकली मान 10 और थियोरेटिकली मान 5। देखिए 5 दूना 10 यानी 2 कौन में टूटा है ना। यही बात तो हम बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, जितना भी अनुसंख्यक गुणधर्म है उसमें सिर्फ आई से गुना कर दोगे तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिसोसिएशन के केस में देख रहा हूँ, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में मैं अगर देख रहा हूँ तो दूसरा ना है डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन केस में जैसे NaCl है, तो NaCl है तो यहाँ पर ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ पर ये कितने कण में टूट गया 2 कण में, तो n बराबर कितना हो गया 2, n बराबर कितना हो गया 2 हुआ, ठीक है। और एक बात याद रखना, डिसोसिएशन 2 केसेज में होता है, ठीक है। इसको भी नोट मत करना, ठीक है। मैं अच्छा से लिख देता हूँ यहाँ पर 2 नंबर में पढ़ रहा हूँ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन किसका होता है बाबू, किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है। और इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% टूट जाता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कल हम लोग पढ़े थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा 100%, यानी पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा टूट जाएगा, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा नहीं टूटता है, यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100 डिग्री से क्या होता है 100 डिग्री बोल रहे हैं 100% से क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और दूसरा क्या पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, दोनों केस अलग अलग पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी करो, नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे केस 1 किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप लोग याद रखना कि इसमें जनरली कौन कौन आता है, एग्जांपल में लिख देता हूँ। जनरली इसमें आता है H2SO4, ठीक है, NaCl, HCl, KCl, K2SO4, ठीक है, K2 है यहाँ K2SO4, ये 2 है, K2SO4 बहुत छोटा हम जानते हैं, गलती लिख देता है, यहाँ पर देखने में 4 लग रहा है लेकिन नहीं K2SO4 है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पूरा टूट जाता है, तो ये टूट जाएगा किस में 2H प्लस SO4 पर 2 माइनस। तो यहाँ से कितना आयन निकला 2 गो H प्लस और 1 गो SO4 माइनस, तो N बराबर कितना हो गया 3। NaCl तो ये टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस, कितना आयन में टूटा 2, तो N बराबर कितना हो गया 2। H प्लस और Cl माइनस ये भी कितना, ये भी इसका लिए भी 2 लिख सकते हैं आप लोग, इसके लिए भी वही बात K प्लस और Cl, ठीक है। इसके लिए लिखना पड़ेगा 2K प्लस SO4 पर 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए N का वैल्यू कितना आ गया 2 गो K प्लस और 1 गो SO4 पर माइनस, तो इसके लिए कितना आ गया N का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, तो नोट करो, अभी पढ़े कहाँ, अभी तो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। नोट कर लिए, ठीक। देखो बाबू ये ध्यान रखना कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आज का क्लास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि आपको आसानी हो, बुक से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एक बात याद रखना बाबू कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का वैल्यू जो होता है वो N के बराबर हो जाता है। आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, N के बराबर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गया। इसको कहोगे तो मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ कि आई का वैल्यू N के बराबर क्यों होता है, करके दिखा दें।
देखो ये करेंगे, यहाँ पर टाइम लगेगा। यही क्लासरूम में होते ना, क्लास में हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि आई का वैल्यू एन के बराबर क्यों होता है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि आई का वैल्यू एन के बराबर होता है, लेकिन क्यों होता है इसके लिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बना दें? ठीक है, बना देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का वैल्यू कितना होता है, एन के बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था H2SO4 का। ठीक है, तो ये टूट जाता है 2H प्लस SO4 पर 2 माइनस, तो 2 गो यहाँ पर H प्लस है और एगो क्या है SO4 पर 2 माइनस है। तो यहाँ पर कितने आए, 2 गो H और एगो SO4 पर 2 माइनस, यानी n बराबर कितने आयन में टूटा, 3। तो n बराबर कितना आ गया, 3। तो इसका आई का वैल्यू अगर कोई पूछ दे तो अभी मैंने बताया कि आई का वैल्यू किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो आई बराबर n इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि आई का वैल्यू कितना हो गया, 3। यानी H2SO4 के वांटेड फैक्टर का मान कितना होता है, एग्जाम में पूछ दे तो क्या कहोगे, 3। कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं बोल रहा था कि आई बराबर n कैसे होता है, इसको प्रूव करके दिखाएं। एक काम करो, इसको नोट करो, मैं आगे बात करता हूँ जल्दी से। नोट कर लिए, चलो मैं दिखाता हूँ। हम याद कीजिए, हम डिसोसिएशन के केस में बात किए थे। फॉर डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू जो होता है, याद कीजिए हम सूत्र बताए थे 1 + n-1 इंटू अल्फा, बताए थे आपको। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूँ, फॉर स्ट्रॉन्ग, देखो बाबू मेरे पास हाथ से लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, समझ लेना कि हम क्या लिख रहा हूँ। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, अल्फा बराबर 100% होता है, यानी कि पूरा का पूरा टूट जाता है। तो अल्फा 100% हो गया, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो आई इक्वल टू 1 + n-1, और अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 100%। 100% का मतलब क्या, 1। अरे भाई 100, और परसेंट का मतलब क्या, 1/100, यानी कि कितना, अल्फा बराबर कितना आ गया, 1। तो अल्फा की जगह 1 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू देखोगे तो 1 + n-1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो क्या कि आई इक्वल टू n। देखो तो यहाँ मैं प्रूफ भी करके दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जाकर लिखना कि हाँ सर समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मन खुश हो जाता है अंदर से। ठीक है, मेहनत करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो गया, n हो गया। ये किसके लिए, मैं किसके लिए बात किया हूँ, रे चोट्टा कहीं का ध्यान देना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग अलग केस में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो और मैं जल्दी से मिलता हूँ, जल्दी से नोट करो इसको। पहले किधर से नोट करना, पहले 1 नंबर में इसको नोट करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आई बराबर n, लास्ट में आई बराबर n। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, तो मैं दूसरा लिखता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा देखो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि 100% नहीं टूटता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जल्दी टूटता ही नहीं है। मतलब जल्दी क्या, 100% नहीं टूटता है। ठीक है, यानी इसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू 100 से क्या होता है, कम होता है। तो 100 से कम होता है, तो इसका इसका वांटेड फैक्टर कैसे निकालेंगे, यही हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिहार बोर्ड और साथ में नीट के एग्ज़ाम में और आपके IIT मेन के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई इक्वल टू, इसमें भी क्या होगा, 1 + n-1 इंटू अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू दिया होगा तो आप आई का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिए, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन दे करके देखता हूँ कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3, रुक जाओ मैं वीडियो पहले लिख देता। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH को जल में डालने पर 80% वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब होता है टूटना, और इसको इंग्लिश में डिसोसिएट कह दिए हैं हम यहाँ पर, डिसोसिएशन। तो ये आप लोग क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, अब इसको आप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
बनाने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम 100 CH3COOH यानी 100 एसिटिक एसिड के अणु को जल में डालते हैं तो उसमें से 80% अर्थात 80 को ही टूटता है, ठीक है। यानी कि एक अणु डालने पर उसका 80% ही अणु टूट रहा है, ठीक है। तो इस केस में वांटेड फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लिए और क्वेश्चन लिखने के बाद मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। चलो लिख लिए ना क्वेश्चन, तो इसको हम बनाते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया क्या, सॉल्यूशन यानी हल कर रहे हैं आप। तो CH3COOH को इसको जब जल में डालोगे तो ये टूट जाता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये CH3COO माइनस इसको बोलते हैं एसीटेट आयन और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि वांटेड फैक्टर चाहिए तो ये कितने आयन में टूटा है पहले बताओ। n इक्वल टू कितना हो गया, 1 और 1 2 आयन में टूटा है तो n इक्वल टू कितना हो गया 2। अल्फा का वैल्यू है 80%, तो 80% का मतलब क्या, 80/100% का मतलब क्या, मतलब 100 को में 80 को, तो ये कट जाएगा 0 से 0, ये आ जाएगा 0.8, यानी अल्फा का वैल्यू मिल गया कितना 0.8। अब डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो 1 + n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पर है 2 - 1 और इसका वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 8/10, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ से आई इक्वल टू आ जाएगा 1 + ठीक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 है ना, 8/10 का मतलब है 0.8, यानी कि यहाँ पर आई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1.8। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 1.8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अच्छा देख लो यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा आ रहा है ना, ठीक है तो नोट करो।